Tired of watching many YouTube videos on visa tips but still not satisfied? I will help you with my experience and knowledge. Subscribe my channel for regular videos. नमस्कार दोस्तों, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट का एक वीडियो सीरीज बना के लाऊंगा। आज हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज के दिन में मतलब जो हाइप में है और ज़्यादा से ज़्यादा स्लॉट्स और ज़्यादा लोग उसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, कि मेडिकल इमरजेंसी या फिर कहें कि मतलब इमरजेंसी कैटेगरी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। स्पेशली मैं आज टारगेट करूंगा मेडिकल इमरजेंसी के लिए। उसके बाद इमरजेंसी कैटेगरी में और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये मेडिकल इमरजेंसी के लिए जो एक्सपेडाइट करते हैं आप वीज़ा और स्लॉट्स एक्सपेडाइट करते हैं ताकि आपको इंटरव्यू स्लॉट मिले और इंटरव्यू दे, और इसको बोलते हैं एक्सपेडाइट। और यूजुअली क्या होता है कि प्रोसेस, आप यूजुअली B2 वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, आपको स्लॉट मिलेगा, इंटरव्यू स्लॉट मिलेगा 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद, हो सकता है कि 1 साल के बाद भी, लेकिन आपको जाना है दिसंबर में या जनवरी में USA फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी मेडिकल पर्पस। तो उस केस में दोस्तों क्या होता है कि आपको पहले तो अप्लाई करना पड़ेगा, एक डेट XYZ मिलेगा, उसके बाद आपको सेकेंड स्टेप इज आपको एक्सपेडाइट करना पड़ेगा ऑनलाइन एम्बेसी वेबसाइट में जाके। एक्सपेडाइट करते वक्त आपको रीज़न देना पड़ेगा कि आप क्यों एक्सपेडाइट करना चाहते हैं, ऐसा क्या इमरजेंसी आपका काम है कि आप जाके USA जाना है इमीडिएटली। वो रीज़न लिखने के बाद आपको ये भी प्रोवाइड करना पड़ेगा कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अगर US एम्बेसी को, कंसुलेट ऑफिसर को लगता है कि आपका केस जेन्युइन है, आपको जाना ही है, जो इंटरव्यू स्लॉट है आपको प्रीपोन कर दिया जाएगा, करंट डेट दिया जाएगा। दोस्तों अभी बात करते हैं डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज ऑब्वियसली पासपोर्ट है। आपका पासपोर्ट होना चाहिए और आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, मिनिमम 6 मंथ के लिए वैलिड होना चाहिए। क्योंकि अभी थोड़ा सा स्लॉट थोड़ा लेट मिल रहा है, कोशिश कीजिए कि आपका पासपोर्ट कम से कम 1 साल वैलिडेट हो। अगर आपको लगता है कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है कुछ महीनों में, मैं यही कहूँगा कि आप पहले पासपोर्ट रिन्यू कर दीजिए, क्योंकि आजकल पासपोर्ट रिन्यू करना बहुत बड़ी बात नहीं है। 1 हफ्ते में रिन्यू होकर आपको पासपोर्ट आ जाएगा आपके हाथ में। पॉइंट नंबर 2, कोई भी एक गवर्नमेंट ID प्रूफ रखिए आपके पास। वो हो सकता है कि आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, कुछ भी हो, लाइसेंस हो, वो इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस डॉक्यूमेंट रखिए, जैसे कि कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सेल्स टैक्स डॉक्यूमेंट और कंपनी का इनकम टैक्स ITR रिटर्न, राइट। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो मेक श्योर दैट आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर है ओरिजिनल, और आपके पास पे स्लिप, रिसेंट पे स्लिप हो 1-2, और आपका कंपनी ID कैरी कीजिए वहाँ पे, और बैंक स्टेटमेंट कैरी कीजिए दोस्तों। अगर सैलरी है, सैलरी बैंक स्टेटमेंट, और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का बैंक स्टेटमेंट। हाँ, सैलरी वालों के लिए कोशिश कीजिए कि आप भी फॉर्म 16 या फिर ITR रिटर्न आप कैरी कीजिए। और सेकंड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट दोस्तों, आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अब भले आप बिजनेस कर रहे हो या फिर जॉब कर रहे हो, जो भी एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो आपको कैरी करना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट, जो भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट आपने DS 160 में डिस्क्लोज किया है, वहाँ पे लिखा है वही डॉक्यूमेंट आपको कैरी करना पड़ेगा। मिनिमम 10th तो मिनिमम है। अगर आप 10th किया है तो आपको 10th का रहना पड़ेगा, PUC का रहना पड़ेगा, और डिग्री रहना पड़ेगा। हालांकि वहाँ पे पूछते हैं मिनिमम डिग्री, 10th वगैरह देखते नहीं है, डिग्री ही पूछते हैं। डिग्री ना, जितना भी आप जो भी आपने हाईएस्ट डिग्री किया है वो आप कैरी कीजिए। मैं ये कहूँगा कि आप 10th भी कैरी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर उनको वेरीफाई करना है आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ, वहीं से करते हैं। और दोस्तों अगर आप मेडिकल इमरजेंसी के लिए एक्सपेडाइट करके जाना चाहते हैं US के लिए, दोस्तों आपके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा है ये। सबसे पहले, अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो किसके लिए जाना चाहते हैं, किसके ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहते हैं, या फिर किस चीज़ के लिए जाना चाहते हैं, क्या बोलते हैं, USA, वो आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, अगर आप ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो इंडियन हॉस्पिटल से एक अंडरटेकिंग लेना पड़ेगा और एक रेफरेंस लेटर लेना पड़ेगा कि फलाना XYZ पेशेंट है जो XYZ ट्रीटमेंट ले रहा है इंडिया में, और यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है वो भी रीज़न लिखा होना चाहिए दोस्तों, नंबर 1। और ये लेटर होना पड़ेगा US के हॉस्पिटल, US डॉक्टर के नाम पे दोस्तों। और हालांकि मैं जब कह रहा हूँ कि दोस्तों इंडियन हॉस्पिटल से US हॉस्पिटल को लिखा रहना पड़ेगा ये लेटर, लेकिन स्पेशली हॉस्पिटल के पहले नाम भी आना पड़ेगा, डॉक्टर फ्रॉम डॉक्टर, इंडिया में जो डॉक्टर है उसका नाम, टेलीफोन नंबर, एड्रेस हॉस्पिटल का, और जो US में है हॉस्पिटल वहाँ का डॉक्टर, टेलीफोन नंबर, एड्रेस दोनों रहना पड़ेगा। अगर ईमेल एड्रेस है और भी एडेड एडवांटेज है, जो US एम्बेसी देखते हैं ईमेल के लिए, अगर कंफर्मेशन लेता है तो वो ईमेल भी कर सकते हैं। और दोस्तों क्योंकि आप इंडिया से इमरजेंसी के लिए जा रहे हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए USA में, आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि आप खर्चा कैसे उठाएंगे। उसके लिए बैंक स्टेट में एडिक्वेट फंड्स दिखाना पड़ेगा, प्लस आपको एडिक्वेट रेगुलर इनकम दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा था, आपके पास डॉक्यूमेंट रहना चाहिए कि इंडिया से जो भी हॉस्पिटल में है उसमें ब्रीफली लिखना रहना पड़ेगा
किस चीज़ के लिए ट्रीटमेंट है, क्या बीमारी है, जो भी है, और यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता, ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये लिखा रहना पड़ेगा। और यूएस में ही क्यों होना है वो ट्रीटमेंट, वो भी इसका रीजन लिखा रहना पड़ेगा। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं, उसका थोड़ा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो तो भी अच्छा रहेगा कि आप एक उसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में यूएस में क्यों करना चाहते हैं ट्रीटमेंट, अदर हॉस्पिटल में क्यों नहीं, और यूएस में ही क्यों करना चाहते हैं, यूएस के बाहर दूसरे कंट्री में क्यों नहीं। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा कि मतलब सब लोगों को किया होना चाहिए, अगर नहीं है तो कर दीजिए आज ही। देखिए दोस्तों, पेशेंट का, जिसका भी पेशेंट का है, मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए इंडिया में। अगर ये बेसिक चीज है, लाखों रुपए का खर्चा आता है यूएस जाके, तो इंडिया में भी हो सकता है। वो एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई आपको पता है कि ये मतलब ट्रीटमेंट वगैरह है, और हो सकता है फ्यूचर में आपने मेडिकल इंश्योरेंस क्यों नहीं बनाया, मेडिक्लेम जो कहते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है और आपने मेडिक्लेम किया है, हेल्थ इंश्योरेंस किया गया है, ये प्लस पॉइंट हो सकता है, नंबर 1 इंडिया का, ठीक है। नंबर टू यूएस में आप जाएंगे तो वहां पे एक मेडिकल इंश्योरेंस करके जाना है, ऑब्वियसली वो मैंडेटरी है। लेकिन जो मेडिकल इंश्योरेंस करके जाएंगे वो ट्रैवल इंश्योरेंस कहलाता है, जो एग्जिस्टिंग डिजीज है वो कवर नहीं होता, फिर भी आपको करके जाना पड़ेगा। 2 मेडिकल इंश्योरेंस, एक तो होगा इंडिया में जो एग्जिस्टिंग मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, सेकंड थिंग ट्रैवल इंश्योरेंस, वो तो रहना पड़ेगा, उसका डॉक्यूमेंट भी लेके जाइए। और दोस्तों क्योंकि ये ट्रीटमेंट के लिए आप जा रहे हैं, अगर ये भी अच्छा हुआ कि मतलब हर इंटरव्यू में B1 B2 के लिए पूछते हैं कि डू यू नी एनीवन इन यूएस, एक्चुअली हाँ बोलने से एक्चुअली ये नेगेटिव पॉइंट होता है बहुत सारे केसेस के लिए, लेकिन वो आंसर दोस्तों इस केस के लिए मतलब पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। अगर आपका कोई यूएस में है, जाना पहचाना फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स और यानी कंपनी जो भी है रिलेटिव, अगर आपके पास है तो ये प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि जो अटेंडर है पेशेंट के साथ जाता है वो ठहरने के लिए मतलब वो कॉस्ट सेविंग हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों, पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद भी ये नहीं कि इमीडिएटली इंडिया आना है, तो कुछ दिन यूएस में भी रहना पड़ सकता है, यानी कि क्या बोलते हैं फॉलोअप के लिए भी, फॉलोअप जाके चेक करने के लिए भी एडमिनिस्टर करेंगे कुछ दिन की क्या हो रहा है, ताकि वहीं पे जाके ट्रीटमेंट फिर कंटिन्यू करे जब तक स्वस्थ ना हो जाए। तो अगर आपका कोई जाना पहचाना है, आप भी रह सकते हैं डिस्चार्ज के बाद, मतलब कुछ दिन पेशेंट भी रह सकते हैं, ये प्लस पॉइंट हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आपका जाना पहचाना कोई यूएस में हो जो पेशेंट को कुछ दिन और ऑब्वियसली आपको टेक केयर कर सके और फंड कर सके, मतलब थोड़े से खर्चे या फिर रहन सहन में, खाने पीने के लिए, यह प्लस पॉइंट हो सकता है। तो दोस्तों यही पॉइंट मेरे को याद आया, अभी यही डॉक्यूमेंटेशन मेरे को याद आया, तो मतलब अगर इसके अलावा मैंने शेयर कर दिया, एक पॉइंट छूट गया। देखिए अगर कोई है आपके जाना पहचाना यूएस में, उसका भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। तो दोस्तों लास्ट पॉइंट छूट गया दोस्तों, अगर आपने कहा कि आपका कोई यूएस में है जाना पहचाना, तो उनका भी डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा आप कैरी करेंगे तो प्लस पॉइंट होगा। जैसे जहाँ कहाँ पे रह रहे हो, उनका नाम, उनका आईडी प्रूफ, जहाँ पे रह रहे हो वो क्या जॉब करते हैं, कहाँ पे करते हैं, यानी कि मैं नहीं कहूँगा कि 1000 डॉक्यूमेंट चाहिए, थोड़ा की डॉक्यूमेंट, यानी कि उनका आईडी प्रूफ, प्लस जहाँ पे जो वो जॉब करते हैं वहाँ का कुछ ना कुछ आईडी प्रूफ है, कुछ तो एक डॉक्यूमेंट, तो ये प्लस पॉइंट हो सकता है कि अथेंटिक हो सकता है कि हाँ आप वहाँ जाके वो थोड़ा आपको फाइनेंशियली हेल्प मिल सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना था। तो जो भी पॉइंट मेरे को याद आया, जो भी डॉक्यूमेंटेशन याद आए इमरजेंसी विजिट के लिए, जो मेडिकल रीज़न देके जाएंगे, तो इसके लिए और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। जो कोई भी इमरजेंसी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के बेसिस पे, उनसे शेयर कीजिए। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है मन में, मतलब स्पेसिफिक क्वेश्चन आपके केस के हिसाब से, आप मेरे को ईमेल करके पूछ सकते हैं या फिर इस वीडियो के कमेंट्स में दे सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा तुरंत। अगर थोड़ा लेट हो जाए तो बेयर कीजिए, मैं रिप्लाई करूंगा जरूर। और अगर आप पर्सनली मेरे से बात करना चाहते हैं, फिर भी मेरे को ईमेल करके या फिर कमेंट्स करके मेरे से पिंग कीजिए, मैं बात करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये फर्स्ट वीडियो है डॉक्यूमेंटेशन चेकलिस्ट का सीरीज में। तो मैं बहुत जल्द और सेकंड सीरीज लेके आऊँगा, सेकंड वीडियो लेके आऊँगा। किस टॉपिक का होगा पता नहीं है, लेकिन मैं आऊँगा जरूर। तब तक प्लीज़ टेक केयर एंड बाय बाय। जाते जाते ये कहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, पहली बार वीडियो देखे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही वीडियो में टाइम लाते रहता हूँ यूएस वीज़ा रिलेटेड और अदर कंट्री के रिलेटेड भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।